है रिमूवल ऑफ कट एंड टाइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब। दोनों फेलोपियन ट्यूब होती है, इसको बीच में से कट कर देते हैं और टाइट कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। चलिए पहले का आंसर बताइए, बहुत बढ़िया, थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। चलिए सेकंड का बताइए, सेकंड का बताइए, सेकंड का बताइए। ये शायद मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो सुनिए भाई इसके बारे में, इसके बारे में सुनिए। जब उगोनिया कहाँ है? ओवरी में, और उगोनिया के चारों तरफ सेल इकट्ठा हो गई तो क्या बोल दिया? फॉलिकल। क्या बोल दिया? फॉलिकल। अब जब बचपन में मतलब ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ तक उसके अंदर बन जाती है लगभग 70 लाख तक, 70 lakhs तक फॉलिकल्स। फिर धीरे धीरे लगातार इनका नंबर क्या होता जाता है? इनका नंबर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इनका नंबर लगातार क्या होता जाता है? 12 लाख पे आ जाती हैं, फिर 4 लाख पर आ जाती हैं, है ना, और फिर आ जाती हैं लगभग 120 lakh to 1,60,000 इन बोथ ओवेरी। तो क्या लगातार इनका नंबर कम हो रहा है? क्या लगातार डी जनरेशन चल रहा है? तो बिल्कुल, जब डी जनरेशन चलता है तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम फॉलिक्यूलर अट्रेशिया। और जो फॉलिकल डीजनरेट हो चुकी है, जो डीजनरेट हो चुकी है, उनको हम नाम देते हैं एट्रेटिक फॉलिकल। क्या बोलते हैं? एट्रेटिक फॉलिकल। एट्रेटिक फॉलिकल डीजनरेटेड फॉलिकल, जो डीजनरेट हो चुकी है। चलिए अब बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सर, पहला आंसर जाएगा। चलिए थर्ड बताइए, थर्ड बताइए, थर्ड बताइए। बिल्कुल सेकंड बताया था ये मैंने, याद है? अराउंड 450 के अराउंड जो है ओवम बनते हैं। चलिए फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए, चलिए फोर्थ बताइए, फोर्थ बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए फिफ्थ बताइए, पांचवा बताओ, पांचवा 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 पांचवा। बहुत ओवेरी है तस्कीन। एक ओवरी में तो 60,000 to 80,000, तो दोनों में कितना हो गया? डबल। चलिए फिफ्थ बताइए। बिल्कुल, ग्राफियन फॉलिकल का बनना फॉलिकुलोजेनेसिस। चलिए सिक्स बताइए, सिक्स बताइए। बहुत बढ़िया। सेवन बताइए। बहुत बढ़िया, सेवन का तो सब बता देंगे। चलिए आठवां बताइए, एट नंबर, एट नंबर। बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को? चलिए भाई आगे चलते हैं। ये स्लाइड कोई ज्यादा काम की नहीं है, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वो मैं बता देता हूं। यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एग की। जब एग का क्लासिफिकेशन अगर हमें यहाँ पे करना है, अगर हमें यहाँ पर एग का क्लासिफिकेशन करना है, तो इसका मतलब, बोलिए भाई क्या इसका मतलब? हमें कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई बेसिस लेना पड़ेगा। बेसिस लेते हैं ना हम? नहीं लेते क्या? जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहां पर हम बेस ले रहे हैं कि उस एग के अंदर कितना योक मिल रहा है, उस एग के अंदर कितना योक मिल रहा है। तो देखिए, ये मान लीजिए एक एग है, इसमें दो चीजें होती हैं बेटा। एक तो होता है साइटोप्लाज्म, जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है, और एक होता है योक। एक क्या होता है? योक, जिससे ये ऑर्गेनिज्म क्या क्या एब्जॉर्व करता है? न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है, ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है, और योक को एज अ फूड यूज करता रहता है। क्लियर है? अब मान लीजिए किसी में साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया तो योक क्या हो जाएगा? किसी में साइटोप्लाज्म अगर ज्यादा हो गया तो योक क्या हो जाएगा? कम। अगर योक कम हो गया तो साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? योक के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, लेसिथल। क्या वर्ड यूज करते हैं? लेसिथल। क्लियर?
अब मान लीजिए किसी में योग बहुत कम है, तो साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, अमाउंट ऑफ योग नेग्लिजिबल है, तो उस एग के लिए हम क्या यूज करेंगे? ए लेसिथल। ए मतलब एब्सेंट, लेसिथल मतलब योग, तो ए लेसिथल एग हो गए। ए लेसिथल एग उनके अंदर मिलेंगे जिनके अंदर न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन दे रहा है, तो योग की जरूरत उनको बनाने की नहीं है। योग का सिंथेसिस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जैसे कि कौन हो गया? ह्यूमंस हो गए, या मैं बोलूं कौन हो गया? प्लेसेंटल मेमल्स। कौन हो गए? जिनके अंदर प्लेसेंटा बनती है। ऐसे विविपेरस एनिमल जिनके अंदर प्लेसेंटा बनती है, उनके अंदर कैसा एग मिलेगा? ए लेसिथल। बोली क्लियर हुआ? क्लियर? ये सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें तो ये नोट कर लो, ह्यूमन का। क्लियर? अब जैसे जैसे योग का अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो देखो नाम भी क्या हो गया? माइक्रोलेसिथल बहुत छोटा, मीजोलेसिथल मॉडरेट लेवल, पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल मतलब बहुत ज्यादा योग हो जाना। और ऐसा एग किस में मिलेगा? बर्ड्स में, जो एग लेइंग है, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट में, है ना? इनके अंदर योग बहुत ज्यादा है, साइटोप्लाज्म बहुत कम है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है क्या? तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, हाँ पीछे जब अगर मॉड्यूल कोई कर रहा होगा तो उसको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप क्वेश्चन देख के कर लीजिएगा, इस स्लाइड से हो जाएंगे। बाकी वो पूछेगा तो बहुत मुश्किल से सिर्फ किसका पूछेगा? एल एसिथल वाले का पूछेगा। क्लियर है? क्लियर है? सिर्फ ये बॉक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अब ये जो बाकी के तीन हैं, ये आपको काम आ सकते हैं एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम आप पढ़ रहे होंगे तो वहां जरूर आपको काम आ सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा एग है। समझ में आ गया? वैसे तो एनसीईआरटी बेस्ड है तो पूछेगा नहीं। चलिए पढ़ लेंगे आप आगे। ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग। क्लियर? अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं योग का डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितना भी योग है, कम ज्यादा मीडिएट, वो उस अंडे के अंदर, उस एग के अंदर कितना या कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सारा एक जगह है, सेंटर में है, एंड्स पर है, या पूरा मिक्स हुआ पड़ा है? तो जो योग पूरे साइटोप्लाज्म में होमोजिनसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिल्कुल एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे आप पानी के ग्लास में शक्कर घोल लेते हो, हर सिप में आपको बराबर टेस्ट आता है, क्योंकि उसमें शक्कर जो है वो होमोजिनसली सेम होता है, डिजोल्व होती है। तो ऐसा योग जो पूरे साइटोप्लाज्म में होमोजिनियसली मिक्स हो जाए, ऐसे एग को क्या बोलेंगे? होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल। और ऐसा योग जो है वो मिलता है किसमें? ऐसा योग किसमें मिलता है? वो मिलता है आपका जिनमें माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल एग होता है, यानी कि जिनके अंदर योग का अमाउंट कंपेरेटिवली कम होता है। योग का अमाउंट कंपेरेटिवली कम होता है। जैसे जैसे योग बढ़ता जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलता जाएगा। जैसे मान लीजिए एक साइड में क्या मिल रहा है? साइटोप्लाज्म, और दूसरी साइड में क्या मिल रहा है? योग। अब मान लीजिए ये योग बहुत ज्यादा हो गया और साइटोप्लाज्म एक डिस्क की शेप में आ गया, एक डिस्क की शेप में आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे? डिस्कोइडल एग। इसको क्या बोल दिया? मॉडरेट टीलोलेसिथल। टीलो मतलब एंड साइड। और अगर मान लीजिए आपका जो योग है वो बीच में आ जाए, जो योग है वो बीच में आ जाए और पेरीफेरी पे क्या रहे? साइटोप्लाज्म। देखो नाम में ही सब कुछ छिपा है, सेंट्रोलेसिथल। लेसिथल मतलब योग, और सेंटर में आ गया तो सेंट्रोलेसिथल। ये भी कोई काम की चीज आपके नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, पहला वाला सिर्फ आपको कौन सा याद रखना है? ह्यूमन वाला। तो ह्यूमन के अंदर एलेसिथल और आइसोलेसिथल। क्लियर है सभी को? कोई काम की चीज नहीं थी। बिल्कुल प्रियंका। क्लियर? सिर्फ ह्यूमन का लिख लो आप अपने नोट्स में। बिल्कुल तुषार। चलें आगे। ऑन द बेसिस ऑफ
शेल, ऑन द बेसिस ऑफ शेल। बिल्कुल मनीष, याद करो, वाइटेलोजेनेसिस चलता है। वाइटेलोजेनेसिस मतलब योग का फॉर्मेशन। जब भी फीमेल में oogenesis होता है, जो मैंने पढ़ाया था, उसी में जो ग्रोथ फेज होती है उसमें योग बन जाता है। लेकिन हमारे अंदर योग नेग्लिजिबल होता है। जो योग ज्यादा वाले एनिमल हैं उनके अंदर ग्रोथ फेज लंबी हो जाती है, क्योंकि योग का फॉर्मेशन करना होता है। याद करो, सेकंड पॉइंट लिखा था ग्रोथ फेज में जब oogenesis पढ़ाया था। इधर देखिए, जो लोग अंडे खाते हैं उन्हें पता होगा, दो तरह के अंडे आते हैं। एक तो वो अंडे, वो एक जिनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग मिलती है। सौम्य वो अलग चीज है। जिनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग मिलती है वो है क्लिडोइक एग। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मिलता है, एक कवर मिलता है, उनको बोल दिया क्लिडोइक एग। और जिनके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता उनको क्या बोल दिया, नॉन क्लिडोइक एग। क्या बोल दिया भाई, नॉन क्लिडोइक एग। समझ में आया, बोलो। अब मुझे बताओ कि क्लिडोइक यानी कि प्रोटेक्शन दे रहा है, एक हार्ड कवरिंग प्रोटेक्शन दे रही है, तो मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत कहां पड़ेगी, जब मदर के अंदर एग रहेगा या जब बाहर जाएगा, एनवायरमेंट में जाएगा, है ना। तो जितने भी ऐसे एनिमल जो अपने अंडे कहां देते हैं, टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ पर, यानी कि जमीन पर देते हैं, उनसे बचाने के लिए उन्होंने क्या डेवलप कर लिया, क्लिडोइक एग। जैसे कि प्रोटोथीरियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, ये सब अपना अंडा कहां देती हैं, कहां देती हैं, जमीन पर। समझ में आया। क्या ह्यूमन में भी क्लिडोइक एग मिलेगा, नहीं सर, उसमें तो अंडा बाहर ही नहीं जाता ना, एनवायरमेंट जरूरत ही नहीं है, बॉडी खुद प्रोटेक्ट कर रही है। तो जितने भी विविपेरस एनिमल्स हैं उन सब के अंदर कैसा मिलेगा, नॉन क्लिडोइक एग। क्लियर। ऐसे ओविपेरस जो पानी में क्या करते हैं, बोलो, जो पानी में अपना एग ले करते हैं, उनको भी जरूरत नहीं है, उनको भी जरूरत नहीं है। समझ में आया सभी को। लाइक फ्रॉग, लाइक फिशेस, बिल्कुल। चलिए, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ oocyte की। आप लोग अभी तक कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर oocyte किसको बोलें, एग किसको बोलें, oocyte किसको बोलें, एग किसको बोलें। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो जो एग का न्यूक्लियस है उसको सिर्फ न्यूक्लियस नहीं कहकर आप क्या कहेंगे, जर्माइनल वेसिकल। ये नाम दे दिया साइंटिस्ट ने, है न्यूक्लियस ही, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है 23 क्रोमोसोम के साथ। क्या नाम दे दिया, जर्मिनल वेसिकल। अब आप ये देखिए, जब oocyte जब अकेली है तो बोलेंगे oocyte, ये सेकेंडरी oocyte अकेली थी, क्या बोल दिया, oocyte। जब इसके बाहर कौन आ गया, जोना पेल्यूसिडा, और कौन आ गया, कोरोना रेडिएटा, यानी कि दो क्या आ गई, मेम्ब्रेन आ गई ना भाई, इसको कवरिंग देने के लिए। तो अब इसको क्या नाम दे देंगे, एग। यानी कि जब ओवम या oocyte किससे कवर हो जाता है, अरे किससे कवर हो जाता है, एग मेम्ब्रेन से, तो इसी को क्या नाम देते हैं, एग। तो क्या आपको एग और oocyte में फर्क समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है यहां तक। चलिए बताइए, क्या आप मुझे ह्यूमन के अंदर मिलने वाली एग मेम्ब्रेन का नाम बता सकते हैं, हाँ सौम्या, क्या आप मुझे, लग गई, क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं, जोना पेल्सुडा और एक कोरोना रेडिएटा। जोना पेल्सुडा किसने सिक्रेट करी थी, जोना पेल्सुडा किसने सिक्रेट करी थी, प्राइमरी oocyte ने। और एनसीईआरटी अगर ये बात पूछे आपसे, सेकेंडरी oocyte। बहुत बढ़िया। कोरोना रेडिएटा किसने बनाई थी, कोरोना रेडिएटा किसने बनाई थी, ओवेरी ने। याद है, ग्रेन्युलोसा सेल ही तो बना रही थी, और ग्रेन्युलोसा सेल किसने बनाई थी, ओवेरी ने बनाई थी। समझ में आ गई आपको। क्या आपके अंदर कोई ऐसा भी एक मेम्ब्रेन है जिसका सिक्रेशन ओवेरी या ओविडक्ट करती हो, सॉरी, क्या ऐसा कोई मेम्ब्रेन है जिसका सिक्रेशन यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब करती हो, यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब करती हो, ऐसा कोई है, नहीं है। क्लियर है।
चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहा हूं, तो मुझे लगता है आपको ये नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा। टोटल कितनी तरह की एग मेम्ब्रेन है? 3 तरह की। प्राइमरी, सेकंड, वो ग्रेनुलोसा सेल ही बनाती हैं तस्कीन। टर्शरी, जो खुद oocyte सिक्रेट करे वो प्राइमरी, जो ओवेरी सिक्रेट करे वो सेकेंडरी, और जो यूट्रस और ओविडक्ट बनाए वो टर्शरी। तो मुझे बताइए हमारे अंदर कौन सी नहीं मिलेगी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कौन सी नहीं मिलेगी? टर्शरी। क्लियर? क्या हमारे अंदर जो प्राइमरी है वो जोना पेल्सिडा है क्या? क्या हमारे अंदर मिलने वाली जो मेम्ब्रेन है प्राइमरी, क्या वो जोना पेल्सिडा है? हाँ सर, क्योंकि वो किसने सिक्रेट करा? खुद oocyte ने। क्या हमारे अंदर मिलने वाली कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी है क्या? हाँ सर, क्योंकि वो किसने सिक्रेट करा? ओवेरी ने। हमारे अंदर कोई भी टर्शरी, हमारे अंदर कोई भी नहीं मिलती। कौन सी? टर्शरी। बोलिए भाई, क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। तो क्या ये डायग्राम आपको क्लियर है? सबसे अंदर कौन है? सेकेंडरी oocyte है ना। उसके बाहर कौन है? जोना पेलिसिडा। इस जोना पेलिसिडा और oocyte के बीच में स्पेस दिख रहा है, ये पिंक कलर का स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? ये खाली जगह है, नाम दे दिया पेरीविटेलाइन स्पेस। और इस जोना पेलिसिडा के बाहर कौन सी सेल? कोरोना रेडिएटा। क्या जोना पेल्सिडा को मैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोल सकता हूं? हाँ सर, क्योंकि ये किसने सिक्रेट करी? oocyte ने। ये नॉन लिविंग है। अरे नॉन लिविंग मतलब? नॉन लिविंग मतलब नॉन सेलुलर। ये सेल की बनी हुई नहीं है, तो किसकी बनी है? सर ये केमिकल की बनी है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर? क्या मैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोल सकता हूं कोरोना रेडिएटा को? हाँ। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ओवेरी ने सिक्रेट करी है। क्या ये सेल की बनी हुई है? हाँ, ये सेलुलर है। क्लियर? क्लियर 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 क्लियर? विटेलाइन मेम्ब्रेन अलग चीज है बेटा, वो अपने में नहीं मिलती। अब इस oocyte के अंदर ऐसे छोटे छोटे, oocyte के अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉल मिलते हैं, खाली जगह मिलती है। ये खाली जगह जो बॉल, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भरे हुए होते हैं। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कहाँ है? oocyte के अंदर की साइड है, oocyte के अंदर की साइड है। कौन? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इनका क्या काम है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस आप याद रखें कि क्या है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्लियर है सभी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो भाई आगे चलते हैं। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? पढ़िए भाई, इन दोनों पॉइंट को पढ़िए, बता चुका हूं मैं, दोनों पॉइंट पढ़िए। क्लियर है दोनों पॉइंट? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो सब लोग। चलिए चलिए भाई, बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइलुरोनिक एसिड एक सीमेंट है, एक गम है, फेविकोल की तरह। किस किस को चिपका रहा है ये एसिड? दो कोरोना रेडिएटा को आपस में चिपकाने का काम कौन करता है? हाइलुरोनिक एसिड। इस हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने का काम कौन करेगा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। किसके पास? एक्रोसोम के पास।
अरे याद है, चलें आगे, चलिए भैया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, क्या ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है? अरे क्या मेल बॉडी में होता है? बिल्कुल सर, हमारे अंदर इंटरनल मिलता है। हमारे अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन मिलता है? सर हमारे अंदर इंटरनल मिलता है। क्या हमारे अंदर फीमेल बॉडी के अंदर होता है? हाँ सर। अरे क्या हमारे अंदर फेलोपियन ट्यूब में होता है? हाँ सर। क्या फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है? हाँ सर। क्लियर? अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो क्यों रहा है? अरे सर, ह्यूमन एक डिप्लॉइड है और हमारे गैमेट हैप्लॉइड्स हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो एक डिप्लॉइड कंडीशन आएगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। तो वापस डिप्लॉइड कंडीशन लाने के लिए ही हमें क्या करना पड़ा? फर्टिलाइजेशन करना पड़ा। बोलो क्लियर? बोलो, है ना? अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। फर्टिलाइजेशन एक चांस प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन एक चांस प्रोसेस है। चांस प्रोसेस का क्या मतलब है? कि हर बार फर्टिलाइजेशन हो जरूरी नहीं है। सौभाग्य की बात है जी। बहू मां बनने वाली है, मिठाई खिलाओ। क्यों खिलाओ मिठाई? ऐसा क्या तीर मार लिया बहू ने? अरे फर्टिलाइजेशन हो गया भैया, पोता पोती आने वाले हैं। क्योंकि उन बड़े बुजुर्गों को पता था कि फर्टिलाइजेशन चांस फैक्टर है। हमारा मौका लग गया, वी आर लकी, चलो मिठाई खिलाओ। समझ में आया? यस सौम्य जी। अरे समझ में आया क्या सभी को क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चलिए, क्लियर है? तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो गैमेट बने हैं उनका क्या कराना पड़ेगा? यूनियन। अरे इसको यूनियन को हेल्प करने में कुछ ऑर्गन्स थे क्या बॉडी में? बॉडी में कुछ ऑर्गन होते हैं जो यूनियन में हेल्प करते हैं, एंड दैट ऑर्गन इज नोन एज SSO। बहुत बढ़िया, शानदार। इधर देखिए, जब स्पर्म और ओम दोनों मिल जाएंगे तो एक क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट, और इसी को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। चलिए ध्यान से समझेंगे अब मेरी बात, ध्यान से समझेंगे मेरी बात। ये है मैंने बनाया सेकेंडरी oocyte। ये मैंने क्या बनाया? सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के बाहर कौन? जोना पेल्सुडा। और इसके बाहर कौन? कोरोना रेडिएटा। अच्छा, इधर से कौन आ रहे हैं? भागते भागते हमारी बारात आ रही है। अरे हमारी बारात आ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है, हमारी दुल्हन की साइड बढ़ रही है। जब ये दुल्हन की साइड पहुंचेंगी तो हमारे दुल्हन के सबसे बाहर की कवरिंग कौन है? कोरोना रेडिएटा है। स्पर्म बोलेगा, अच्छा कोरोना रेडिएटा तू है, तो रुक, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। वो बोलेगी, जीजाजी क्या है? तो जीजाजी देंगे उसको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जीजाजी उसको देंगे हायालुरोनिडेज एंजाइम, और वो बेचारी चुपचाप यहां से गायब हो जाएगी। वो बेचारी चुपचाप यहां से गायब हो जाएगी। खत्म, टाटा बाय बाय। अब दूसरी, जीजाजी को कौन मिला? अरे जीजाजी को कौन मिला? अब दूसरी लेयर मिली, दूसरी लेयर मिली जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। तो जीजाजी कहेंगे, अरे ओ जोना पेलुसिडा, तेरा क्या करें, तेरे लिए भी मेरे पास कुछ है। वो कहेगी, नहीं जीजाजी छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं तो ऐसे ही हूं, नॉन सेल्यूलर हूं। तो जीजाजी ने कहा, चल ठीक है, तुझ में मैं ये रहम कर रहा हूं कि मैं तुझे पूरी खत्म ना कर कर सिर्फ वहां से खत्म करूंगा जहां से मैं एंट्री लूंगा। तो ध्यान रखिएगा, जोना पेलुसिडा को अभी कंप्लीटली खत्म नहीं किया गया है, सिर्फ वहां से उसको हटाया गया है जहां से क्या करेगा? स्पर्म एंट्री करेगा। मान लीजिए ये स्पर्म की एंट्री का पॉइंट था। क्लियर है यहां तक? तो अब जीजाजी के सामने कौन आ गई? जीजाजी के सामने कौन आ गई है? दीदी आ गई। ये oocyte आ गया। अब धीरे धीरे ये oocyte
सॉरी स्पर्म किधर बढ़ रहा है, ऊ साइड की तरफ। जैसे ही दोनों की मेम्ब्रेन टच होगी, अरे जैसे ही दोनों की मेम्ब्रेन टच होगी, अब जाके टच हुई है मेम्ब्रेन, जैसे ही दोनों की मेम्ब्रेन टच होगी, इसको हम बोलेंगे सिनगेमी। इसको क्या बोलेंगे हम, सिनगेमी। फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगेमी। क्या फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया? नहीं सर, अभी तो सिर्फ पहली स्टेप हुई है, अभी तो सिर्फ पहली स्टेप हुई है। अच्छा सर, अब क्या होगा? अरे अब याद करो, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। अभी ये हमारी दीदी नहीं है, छोटी दीदी है। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, अब मैं इसको बोलूंगा ओवम। क्या बोलूंगा? ओवम। और साथ ही साथ ये दीदी पूरे जीजाजी को अपने अंदर ले लेगी, पूरा का पूरा स्पर्म। याद रखना, ह्यूमन में कंप्लीट स्पर्म एंट्री करता है ओवम में, कंप्लीट स्पर्म एंट्री करता है ओवम में। तो ये oocyte, ये ओवम कंप्लीट फेगोसाइटोसिस कर लेगा। किसका? इस स्पर्म का। जब ये अंदर चले जाएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिसोल्व हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिसोल्व। यहां पे एक छोटा सा न्यूक्लियस बचेगा स्पर्म का, मेल न्यूक्लियस, और एक क्या बचेगा? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। कौन बचेगा? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। तो इस स्टेप में क्या हुआ? स्पर्म का जो बहुत छोटा सा साइटोप्लाज्म था वो किसके अंदर मिक्स हो गया? ओवम के साइटोप्लाज्म में। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? प्लाज्मोगेमी। बोलो क्लियर? क्लियर? पूरा स्पर्म एंट्री करता है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक तो ये क्या बच गया? मेल का न्यूक्लियस, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और ये बड़ा सा क्या है? फीमेल का न्यूक्लियस। बड़ा सा क्या है? फीमेल का न्यूक्लियस, है ना? अच्छा, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल क्यों आया सर? क्योंकि हमारे ओवम के पास क्या नहीं है सर? उसके पास उसका सेंट्रियोल नहीं है। सर ये सेंट्रियोल कहां गया? ये जब पोलर बॉडी निकाली थी ना बेटा, उस पोलर बॉडी में सेंट्रियोल भी चला गया, इसको पता ही नहीं। अब बिना सेंट्रियोल के सेल डिवीजन नहीं हो सकता, तो अब सेंट्रियोल को कौन लेके आएगा? हमारे जीजाजी लेके आएंगे, हमारे स्पर्म साहब लेके आएंगे। क्लियर? तो अब मैं बात करूं तो प्लाज्मोगेमी हो चुका है। ये हमारे जो छोटा सा न्यूक्लियस है, ये किसके पीछे भाग रहा है? ये इस बड़े से न्यूक्लियस के पीछे भाग रहा है, जो किसका है? फीमेल का है। इसने मना कर दिया, आई विल नॉट फ्यूज विद यू, तुम बहुत छोटे आदमी हो, आई एम सो सुपीरियर, यू गरीब, तुम बहुत छोटे हो। तो इसको गुस्सा आ गया, इसने कहा तू देख अब मेरा इंतकाम। ये बहुत मेहनत किया बेचारा, और मेहनत कर कर इसी ओम का साइटोप्लाज्म पीता गया और खुद को क्या बना लिया? बड़ा बना लिया। और किसके जैसा बना लिया? फीमेल के लायक बना लिया। अब फीमेल के पीछे भाग रहा है। फीमेल और ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर पाथवे फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पाथवे। और एक पर्टिकुलर पाथवे फॉलो करने के बाद दोनों न्यूक्लियस क्या करने लगते हैं? दोनों न्यूक्लियस क्या करने लगते हैं? फ्यूजन करने लगते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कैरियोगेमी। जिसको हम क्या नाम देते हैं? कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस फ्यूज हो जाने के बाद इन दोनों का जो न्यूक्लियक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो भी आपस में फ्यूज होके 46 कर लेते हैं, और उसको बोला जाता है एम्फीमिक्सिस। और अब जाके ये क्या बना है? अब जाके ये बना है जायगोट, मतलब अब फर्टिलाइजेशन पूरा हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन की कितनी प्रोसेस? मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। दोनों प्रोन्यूक्लियाई मतलब है बेटा हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस, ऐसा समझ लो, है ना, डिटेल में नहीं जाना है। हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस, जब एक हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस दूसरे हैप्लॉइड सेल के न्यूक्लियस के साथ मिलेगा तो एक प्रॉपर न्यूक्लियस बनेगा, वरना उससे पहले हम उसको क्या नाम देंगे? प्रोन्यूक्लियाई। क्या नाम देंगे भाई?
प्रोन्यूक्लियाई। क्लियर? अरे समझ में आया क्या? अच्छा चलो बताओ, मान लीजिए ये फीमेल का ओवम है और मैं इसके पास लाके छोड़ दूं एक गधे के स्पर्म, क्या ये फ्यूज कर जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये पहले चेक करेंगे, अरे भाई तू अपनी ही स्पीसीज का है कि नहीं। अरे उसमें चेक करने में इनकी हेल्प कौन करेगा? तो स्पर्म के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। कौन है? एंटी फर्टिलाइजिन। और ओवम के पास कौन है? फर्टिलाइजिन। तो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक। लॉक एंड की वाला कंसेप्ट होता है यहां पर। ह्यूमन स्पर्म का जो एंटी फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में किसके साथ मैच करेगा? ह्यूमन फीमेल के फर्टिलाइजिंग के पास। अरे जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में जो शुक्राणु स्पर्म और अंडाणु ओवम घूमते रहते हैं, वो तो बेचारे इधर पानी गया, इधर इसके साथ ये मेंढक के साथ मछली का फ्यूज हो गया और मछली के साथ उस हिप्पोकैम्पस का हो गया, पता नहीं क्या क्या जानवर बन जाते हैं अभी तक। तो क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके क्या मैच नहीं होते? एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो एंटी फर्टिलाइजिन किसके पास है? स्पर्म के पास। और ओवम के पास क्या है? फर्टिलाइजिन। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक स्पीसीज के ही मैच करेंगे, दूसरे स्पीसीज के मैच नहीं करेंगे। अरे सर, ओवम में स्पर्म रिसेप्टर किस मेम्ब्रेन में होता है सर? इस बार के एग्जाम में आया था जो सर, ओवम में स्पर्म रिसेप्टर आएगा ना केतन जी। अभी फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी फर्टिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हुआ है केतन जी, आने वाला है। चले। हाँ मान्या, बिल्कुल मान्या जी। चलिए अब मैं आपको, अरे प्लाज्मोगेमी मतलब नाम से लग रहा है ना दोनों के साइटोप्लाज्म का मिक्स होना। नहीं नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम यूपी। दोनों गैमेट्स के प्लाज्मा का मिक्स होना, साइटोप्लाज्म का मिक्स होना इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। उसके बाद कौन फ्यूज होंगे? न्यूक्लियस। कौन फ्यूज होंगे भाई? न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो कैरियोगेमी। फिर इनके अंदर के मटेरियल मिल जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम मिल जाएगा, एम्फीमिक्सिस। क्लियर? ओ आई एम फ्रॉम राजस्थान, मारवाड़ी, बाणिया, कंजूस। चलो इधर देखो, आगे चलें। बोलो। अरे बोलता ही नहीं है कोई। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। डिटेल में एम्फीमिक्सिस होगा तब हम मानेंगे, एम्फीमिक्सिस होगा तब हम मानेंगे कि क्या पूरा हुआ है? फर्टिलाइजेशन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस वो यहां है कि कैसे कोरोना रेडिएटा को तोड़ा, कैसे जोना पेल्सुडा को तोड़ा, और कैसे एक ओम में एक ही स्पर्म आता है सर, दो स्पर्म नहीं आ पाते, ऐसा क्यों होता है सर? वो अब हम सीखने वाले हैं सर। इधर देखिए, एक बहुत ही प्यारा डायग्राम आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल मारता है इमरान जी। इमरान जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, ध्यान से देखिए कि सर जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में आएगा तो एज ए फॉरेन पार्टिकल आएगा। हाँ। जो इम्यून सिस्टम इसको मारेगा। हाँ। इसीलिए तो मिलियंस में स्पर्म आते हैं, मिलियंस में स्पर्म आते हैं, खुद कुछ मर जाते हैं, खुद इम्यून सिस्टम मार देता है, खुद बेचारे सांस फूल के मर जाते हैं। अपनी मंजिल तक मिलियंस में से सिर्फ अराउंड 200 स्पर्म तक ही पहुंच पाते हैं। सिर्फ कितने स्पर्म पहुंच पाते हैं? सिर्फ 200 तक। और उसमें से भी मंजिल कौन पाता है? एक स्पर्म। कौन पाता है? एक स्पर्म। समझ में आया इमरान जी? बिल्कुल मारेगा इम्यून सिस्टम, पकड़ पकड़ के मारता रहता है, पकड़ पकड़ के मारता रहता है। क्लियर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया श्रुति गुप्ता, बहुत बढ़िया वैष्णवी। चलिए इधर देखिए, अब ये शानदार डायग्राम आपके सामने है। इधर देखिए, मैं समझाने जा रहा हूं। सबसे अंदर किसकी मेम्ब्रेन होगी? सेकेंडरी oocyte की। उसके बाद किसकी मेम्ब्रेन होगी? जोना
पेलिसिडा की। किसकी होगी? जोना पेलिसिडा की। इस जोना पेलिसिडा के ऊपर होते हैं रिसेप्टर। इस जोना पेलिसिडा के ऊपर कौन होते हैं? रिसेप्टर। अरे कौन होते हैं? रिसेप्टर। और इसको हम बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? ZP3 रिसेप्टर। कहां है? जोना पेलिसिडा के ऊपर। और उसके बाहर कौन सी सेल है? उसके बाहर कौन सी सेल है? कोरोना रेडिएटा। और इधर से बहुत सारे क्या आ रहे हैं? स्पम आ रहे हैं। क्लियर? मैंने आधा ही बनाया बेटा ये डायग्राम। इधर देखो, ये डायग्राम देखो आप, इसमें जो ये आउटर मोस्ट येलो येलो वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका नाम बता दो। नाम बता दो। कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर आपको पर्पल कलर की दिख रही है मेम्ब्रेन। पर्पल कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, दैट इज जोना पेलिसिडा। देख पा रहे हैं आप? और जोना पेलिसिडा के ऊपर आप वाई शेप के रिसेप्टर देख पा रहे हैं। वाई शेप के रिसेप्टर देख पा रहे हैं, दैट इज ZP3 रिसेप्टर। उसके अंदर आपको किसकी मेम्ब्रेन दिखी? oocyte की। और oocyte की मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं जस्ट अंदर। चलिए अब समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए स्पर्म आया, है ना, ये स्पर्म आया 1 नंबर पर। स्पर्म आया, इसको सबसे पहले कौन स्वागत करेगी? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को ये डिसोल्व करने लग जाएगा किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। तो देखो आप दूसरे नंबर का डायग्राम देखो, इसने एक्रोसोम के ऊपर, इस कोरोना रेडिएटा के ऊपर अपने एक्रोसोम को फोड़ा और कुछ एंजाइम रिलीज हुए, जिससे ये मोटी कोरोना रेडिएटा क्या होने लगी? पतली। उसके बाद ये जब ये कंप्लीटली खत्म हो गई, जब कंप्लीटली खत्म हो गई तो इसके सामने कौन आएगा? इसके सामने कौन आएगा? भाई हमारी जो है कोरोना रेडिएटा तो खत्म हो गई, इसके सामने अब कौन आएगा? जोना पेलिसिडा। और अब ये जोना पेलिसिडा के कौन से रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच करेगा? कौन से रिसेप्टर के साथ अटैच करेगा? ZP3 के साथ। जैसे ZP3 के साथ ये अटैच हुआ, जैसे ZP3 के साथ अटैच हुआ, उसके बाद ये क्या रिलीज करेगा? जोना लाइसिन। क्या रिलीज करेगा? जोना लाइसिन। फिर आप ये डायग्राम देखो 4th नंबर का, जैसे ही जोना लाइसिन रिलीज किया, क्या जोना पेलिसिडा भी टूट गई? क्या जोना पेलिसिडा भी टूट गई? बिल्कुल सर। और जैसे ही जोना पेलिसिडा वहां से हटी, उसके सामने कौन आ गया? उसके सामने कौन आ गया? अरे सर ये तो oocyte आ गया। अब जैसे ये oocyte को छुएगा, जैसे ही ये oocyte को छुएगा, सिनगेमी। क्या होगा? सिनगेमी। और जैसे ही सिनगेमी हुआ, ये अंदर क्या पूरा करेगा? मियोसिस 2। क्या पूरा करेगा? मियोसिस 2। अब ये oocyte ना होकर क्या हो गया? ओवम। और साथ ही साथ क्या होगा? जैसे ये छुएगा ना, जैसे ये छुएगा तो पूरा का पूरा स्पर्म को एंगल्फ कर लेगा कौन? आपका ओवम। पूरे के पूरे स्पर्म को एंगल्फ कर लेगा कौन? ओवम। oocyte के अंदर कौन पहुंच गया? ओवम के अंदर कौन पहुंच गया? स्पर्म। अब देखना यहां पर क्या हुआ, जैसे ही पहला स्पर्म पहुंचा ना, 2 चीजें होंगी यहां पर। एक तो ये जो आपकी oocyte की मेम्ब्रेन है, ये हो जाएगी डीपोलराइज। कैसी हो जाएगी भाई? इसका हो जाएगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन हो गया मतलब इसकी परमेबिलिटी क्या हो गई? चेंज। जब परमेबिलिटी चेंज हो गई तो कोई और स्पर्म अब अंदर नहीं आ पाएगा, कोई और स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं? फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। दूसरा काम क्या होगा कि ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ना अंदर, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर फटने लगेंगे। कहां? वो पेरीविटेलाइन स्पेस था ना, याद करो पेरीविटेलाइन स्पेस था जोना पेलिसिडा के नीचे। ये यहाँ पे सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स oocyte की मेम्ब्रेन के साथ चिपक के यहाँ बाहर फट जाएंगे और यहाँ पर एक नई मेम्ब्रेन बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एनवलप। तो यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन बन जाएगी, जो मेम्ब्रेन कब बनेगी? जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा, यानी कि स्पर्म अंदर आ चुका होगा। और ये किसने बनाई? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने बनाई। और इसको हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक
पॉलीस्पर्मी। तो ये दोनों जो हैं पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं, यानी कि एक स्पर्म से ज्यादा की एंट्री को खत्म करते हैं। तो डीपोलराइजेशन बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसलिए नाम दे दिया फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वाली स्लो प्रोसेस ले, इसलिए नाम दे दिया स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या समझ आया? क्या समझ आया? क्लियर है क्या भाई? अच्छा, अगर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की लेयर आ गई थी तो इससे क्या होगा? अरे इसको तोड़ने के लिए स्पर्म के पास कोई एंजाइम नहीं है, इसको तोड़ने के लिए स्पर्म के पास कोई एंजाइम नहीं है। तो सर पहले वाला कैसे अंदर पहुंच गया जी? अरे जब पहले वाला पहुंच रहा था तब तो ये थी नहीं, ये तो पहले वाले के पहुंचने के बाद बनी है। अरे एक बार अगर स्पर्म को खा लिया ना ओम ने, फिर वो किसी स्पर्म को नहीं खाएगी, बाहर एक नई दीवार बन जाएगी जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने बनाई। ऐसा केतन माहेश्वरी, ऐसा केतन जी, ऐसा बहुत नेगेटिव, बहुत रेयरली चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है। क्लियर? फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी के बाद बनेगी। जब फेगोसाइटोसिस हो रहा होगा ना एकता जी, जब स्पर्म अंदर जा रहा होगा तब ये बनेगी। ट्विंस कैसे होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ट्विंस दो तरीके के होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। उसमें या तो दो ओवम दो स्पर्म होते हैं, या एक स्पर्म एक ओवम होता है। क्लियर? बेटा रिपीट क्या करूं इसमें? आप पॉइंट बताओ मुझे जो समझ में नहीं आया हो। रिपीट करना है तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं दोबारा, हैं? एक बार मैं चलो फास्ट करता हूं। स्पर्म आएगा तो सबसे पहले कोरोनरी रेडिटा को तोड़ेगा, फिर ZP3 से अटैच होगा, फिर जोना पेसिडा हटेगी, फिर oocyte की मेम्ब्रेन आएगी। oocyte की मेम्ब्रेन आने के बाद जैसे ही oocyte के मेम्ब्रेन से टच हुआ सिनगेमी, और जैसे ही सिनगेमी हुआ पूरा स्पर्म अंदर, डीपोलराइजेशन होगा, परमेबिलिटी चेंज होगी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। साथ ही साथ जब ये अंदर आएगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका होगा। तीसरा काम क्या होगा? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फटेंगे और एक नई मेम्ब्रेन बना लेंगे जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। समझ में आया? इसके बाद होगा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एम्फिमेक्सिस। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो मतलब अपन सिनगेमी कंप्लीट करके कहां पहुंच गए? देखिए एंट्री हो रही है स्पर्म की, ये तो हो गया क्या? ओवम, ये ओवम का न्यूक्लियस, और ये पूरा का पूरा स्पर्म अंदर आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, यश कुमार, पिछले डायग्राम में बताया था मैंने, oocyte के बाहर और जोना पेसिडा के अंदर एक स्पेस है जिसको बोला पेरीविटेलाइन स्पेस। क्लियर? इधर देखो, जैसे ही अंदर आएगा पूरा का पूरा स्पर्म घुल जाएगा। स्पर्म घुल जाएगा तो उसकी सिर्फ दो चीजें बचेगी, एक तो मेल का प्रोन्यूक्लियस बचेगा, फीमेल का तो पहले से है ही, और ये साइड में दो क्या बच गए? सेंट्रियोल आया था। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कितना आता है? एक ही आके, और फिर इसने क्या कर लिया? एक से एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ने डिवाइड कर लिया, और कितने बन गए? दो। ये छोटा सा मेल न्यूक्लियस, बड़ा सा फीमेल न्यूक्लियस। ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है ये क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा और बड़ा हो जाएगा। फिर इधर तो क्या हो रहा है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है, और बीच में दोनों के 23 क्रोमोसोम आपस में मैच कर रहे हैं, और इस प्रकार आपकी वापस कौन सी कंडीशन एस्टेब्लिश हो रही है? 2n कंडीशन, या बोलेंगे जाइगोट। बोलो भाई, समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना? ये तो मैं पहले रिपीट कर चुका था, ये प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी और एम्फीमेक्सिस। क्लियर? इससे ज्यादा सवाल नहीं आते। इंटरनल एक्सटर्नल ये पूछ सकता है, साइट पूछ सकता है, ZP3 के बारे में पूछ सकता है ना, जोना पेसिडा के बारे में पूछ सकता है, मियोसिस के बारे में पूछ सकता है कि मियोसिस कब कंप्लीट होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? बेटा एबनॉर्मल स्पर्म तो पहुंचेगा ही नहीं ना मनीष जी। एबनॉर्मल स्पर्म का क्या मतलब है? टूटा फूटा, टेल नहीं हो, तो वो तो पहुंचेगा ही नहीं। उसकी क्या औकात जो इतने में रेस जीत जाए? सबसे फिट एंड फाइन स्पर्म ही, सबसे फिट एंड फाइन स्पर्म ही कहां तक पहुंच पाता है? बोलिए। ओवा तक पहुंच पाता है।
ZP3 तो बेटा रिसेप्टर है, वो तो स्पर्म को अटैच होने में काम आएगा। सिर्फ और सिर्फ एम्पुला, ओनली एंड ओनली एम्पुला। श्रुति जी, सिनगेमी जब होगा अभिनव जी, तब मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो चुका होगा। दोनों तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। सिनगेमी हुआ, अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ऐसा नहीं होता पल्लवी जी, ऐसा नहीं होता पल्लवी जी। हाँ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? चलिए भाई आगे चलते हैं। सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और एम्फिमिक्सिस, जो भी मैंने आपको बोते बिल्कुल केतन, फुला फुला एम्पुला। देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी मैंने आपको बातें बोली हैं वो सब यहाँ पॉइंट के फॉर्म में लिखी हुई हैं। जोना लाइसिन किसको तोड़ता है? जोना पेसिडा को। इसका एक नाम और को क्या है? एक्रोसिन। क्या नाम है? एक्रोसिन। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? ये सारी की सारी जो है स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पे प्रोसेस लिखी हुई है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? इन केस कभी कभी इस्तेमे सैंपल जंक्शन, अच्छा ये बहुत से बच्चों का डाउट है तो जो सुन लो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एम्पुलर इस्तेमिक जंक्शन भी हमने कहीं पढ़ा था, तो इससे पहले जो एनसीईआरटी चलती थी उसमें ये बोला गया था कि एम्पुलर इस्तेमिक जंक्शन इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अभी सिर्फ साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। तो सर ये एनसीईआरटी वाले पागल हैं क्या? तो देखिए जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जहां तक मेरी नॉलेज है, तो इसका एक क्लियर ये आंसर है कि होता कहां है जनरली? एम्पुला में, क्योंकि वो फूला हुआ है, वहां पर रुकता है कौन? oocyte। लेकिन क्योंकि जो एम्पुलर इस्तेमिक जंक्शन है वो थोड़ा सा नेरो पार्ट है, थोड़ा सा नेरो पार्ट है, वहां पे कुछ चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कभी कभार फर्टिलाइजेशन के, है ना? तो हम किसके साथ जाएंगे? मैक्सिमम के साथ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हाँ, अगर ऑप्शन में एम्पुला नहीं है और फिर बाकी ऑप्शन पढ़ने में आ रहा है कि एम्पुलर स्टमक जंक्शन है, एम्पुला वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप मोर करेक्ट और लेस करेक्ट वाला जो मेथड आप सब जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये हमें फॉलो करना पड़ता है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन तब जब एम्पुला ऑप्शन में कहीं से कहीं तक ना हो। समझ में आया? अरे बोलता ही नहीं है कोई। चलिए, क्या अगला टॉपिक क्या है? फेट ऑफ स्पर्म इन एग, कि एग में जाने के बाद उस स्पर्म का क्या होगा? क्या सबसे पहले तो पूरा का पूरा स्पर्म एंटर होगा? हाँ सर। क्या सारे के सारे चीजें उसमें डिसॉल्व हो जाएगी? हाँ सर। सिर्फ कौन बचेगा? स्पर्म का न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जाते ही डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर। डिवाइड होके 2 डॉटर सेंट्रियोल बना लेगा। हाँ सर। दोनों डॉटर सेंट्रियोल पोल की तरफ चल जाएंगे और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर देंगे। बिल्कुल, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ये सब आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा। क्लियर? अब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और बड़ा हो जाएगा। नाउ इट्स कॉल्ड प्रो न्यूक्लियस। और अब ये प्रो न्यूक्लियस फीमेल प्रो न्यूक्लियस के पीछे जाएगा एक डेफिनेट पाथवे पे, डेफिनेट रूट पर, जिसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन पाथ। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन पाथ। क्लियर है? बोलो। चलिए, अब सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि सर फर्टिलाइजेशन क्यों कराने की जरूरत पड़ी। अरे पहली बात तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कौन पूरा कराएगा? फर्टिलाइजेशन कराएगा। क्या ओवम बन सकता है क्या बिना फर्टिलाइजेशन के? कतई नहीं बन सकता, कतई ना बना वो। समझ में आ गया?
दूसरा, इसी के कारण आप डिप्लॉयड स्ट्रक्चर लेके आते हो सर, बिल्कुल क्लियर। सेंट्रियोल इसमें आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तभी तो एग किस में जाएगा, क्लीवेज में, यानी कि माइटोसिस डिवीजन में। बिना सेंट्रियोल के डिवीजन नहीं हो सकता। सेंट्रियोल कौन लेके आएगा, स्पर्म, स्पर्म आएगा तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्लियर। और यही तो वो प्रोसेस है जहां पर एक बच्चे में उसके माँ के कैरेक्टर भी आएंगे, उसके फादर के कैरेक्टर भी आएंगे, और दोनों कैरेक्टर मिलकर एक नया कैरेक्टर को जन्म देंगे, नए वेरिएशंस को जन्म देंगे, कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन इज अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस। आ गया, आया क्या? आया? बताओ तो फिर आंसर बताओ, बताओ आंसर बताओ। ओवेरी कौन बोला, ये कौन है ये? सूगला लड़का। ओवेरी में होता है फर्टिलाइजेशन। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड बताइए, सेकंड बताओ, सेकंड में क्या आएगा? क्या थर्ड आएगा? हाँ, चलिए थर्ड बताइए, चलिए थर्ड बताइए, थर्ड बताओ, थर्ड 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 में आएगा, थर्ड में आएगा सेकंड। थर्ड में कौन आएगा? सेकंड। कुछ बच्चे थर्ड का थर्ड भी बोल रहे हैं। ओविपेरस का मतलब क्या है? बाहर अंडा आ रहा है लेकिन फर्टिलाइज अंडा आ रहा है। फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो गया है ना। मुर्गा और मुर्गी कोइटस परफॉर्म किए, मुर्गे ने इंसेमिनेशन कर दिया मुर्गी के अंदर, अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और जो एग निकलेगा उसमें जायगोट होगा, क्लियर। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका? सेकंड। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अरे भगवान, हे भगवान, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, कोई मारो। एक कमेंट आया है, क्या ओविपेरस और विविपेरस अलग होता है? हाँ, जज्बात बदल दिए। इन्होंने बेट ने जिस पेटीज खाई है, इन्होंने आइसक्रीम समोसे खाए हैं पूरी रात। ओविपेरस और विविपेरस अलग नहीं होते क्या? हाँ बेटा अलग होते हैं ना। मैंने नाम नहीं लिया, बुरा ना मानो, होली है, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, है ना। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले और विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले। हम कौन हैं? हम कौन हैं? विविपेरस, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए ओके, क्लियर हो गया सभी को? मुझे तुम क्लियर क्लियर बोलते हो ना, तो मुझे क्लियर का मतलब पता है, साफ लगता है, साफ हो गया सर, बिल्कुल साफ, क्लियर, चकाचक, खाली हो गया। ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना बेटा, बोलता ही नहीं है कोई। चलिए चलिए, क्या शब्द लिखा हुआ है? क्लीवेज। सर क्लीवेज है क्या? तो इधर देखेंगे हम, एन का एन के साथ जब मिलान हुआ तो एक 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 आई रिपीट वन वन सेल बनी, दैट इज डिप्लॉइड, एंड दैट सेल इज जाइगोट।
तो जाइगोट में कितनी सेल है? एक सेल, यूनिसेलुलर। इस यूनिसेलुलर जाइगोट को मुझे कन्वर्ट करना है मल्टी सेलुलर जाइगोट में। क्या मैं मल्टी सेलुलर एनिमल हूं? हाँ, आई एम नॉट यूनिसेलुलर। और जब भी मुझे सेल का नंबर बढ़ाना होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रखना होगा, माइटोसिस। तो सर इसको माइटोसिस क्यों नहीं बोल दिया? वाई इट इज क्लीवेज, वाई नॉट माइटोसिस? लेट्स हैव सम डिफरेंसेस। फर्स्ट इज क्लीवेज एंड अनदर वन इज नॉर्मल माइटोसिस। क्या दोनों में सेल डिवाइड हो रही है? मैंने कहा हो रही है। तो दोनों में माइटोसिस क्यों नहीं बोला? तो सुनो, क्योंकि इसमें एक तो नई बनने वाली सेल को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर, और जब नॉर्मल माइटोसिस होता है तो बोलते हैं डॉटर सेल। दूसरा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद है आपको, एक इंटरफेस चलती है सेल डिवीजन में। एक तो एम फेस चलता है और एम फेस के पहले इंटरफेस चलती है। अरे इंटरफेस में G1, S और G2 चलता है। तो नॉर्मल माइटोसिस में तो G1, S और G2 तीनों होते हैं, लेकिन जब क्लीवेज होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें कौन प्रेजेंट होता है? ओनली S फेस, G1, G2 नहीं होती। तो क्लीवेज की इंटरफेस लंबी या छोटी? छोटी या बड़ी? छोटी, बिल्कुल टुन्नू सा। क्या एस फेस के बारे में आपको एक चीज पता है? सर यहां पर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सर। यानी कि क्लीवेज में भी डीएनए का रेप्लिकेशन तो होगा, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ेगा सर। और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो मुझे हर सेल को डिप्लॉयड ही रखना है, यानी कि डीएनए कंटेंट उतना ही पहुंचाना है। सेल का नंबर अगर मैं बढ़ाऊंगा, डीएनए का कंटेंट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। डोंट डू। एम आई क्लियर? और आई एम क्लियर? समझ में आया? दूसरा, इसमें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हर डिवीजन के बाद बढ़ता है, लेकिन इसमें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स सेम रहता है, क्योंकि इसमें जो बनने वाली सेल है वो पुरानी सेल से छोटी होती जाती है, और जो इसमें बनने वाली सेल है वो पुरानी सेल के साइज में बराबर होती है। समझ में आया? ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अब मैं वापस पीछे चलता हूं। तो मुझे ये टर्म तो क्लियर हो गया कि मैंने इसको क्लीवेज क्यों नहीं बोला। हाँ, मैंने इसको क्लीवेज नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अरे क्या बोल रहे हो सर? मैंने इसको क्लीवेज बोला, माइटोसिस नहीं बोला। क्यों नहीं बोला माइटोसिस? क्या मैंने आपको कारण बता दिए? हाँ सर, आपने हमें कारण बता दिए। चलो, पहला लिखा हुआ है कि क्लीवेज टर्म किसने दिया? तो क्लीवेज टर्म दिया था वॉन बेयर ने। किसने दिया था? वॉन। बहुत इंपॉर्टेंट फादर है ये। एम्ब्रियोलॉजी सुनते हो ना? क्या अब हम एम्ब्रियोलॉजी में एंटर कर चुके हैं? क्या अब हम एम्ब्रियोलॉजी में एंटर कर चुके हैं? अरे हाँ सर, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया सर। अब एम्ब्रियोलॉजी शुरू हो गई। एम्ब्रियोलॉजी का फादर बोला जाता है वॉन बेयर को। टर्म किसने दिया था क्लीवेज? वॉन बेयर ने। क्लियर? अब सुनिए, देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये है जाइगोट। कौन है? जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर हुआ एक बार क्लीवेज। क्या हुआ? एक बार क्लीवेज। तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहा। बीच में से डिवाइड होकर इसने क्या बना ली? दो सेल। क्या बना ली? दो सेल। फिर जब इसमें दोबारा क्लीवेज हुआ, इसने कितनी सेल बना ली? 4 सेल। यहां पर ये जो सेल बन रहा है, इस सेल का नाम है ब्लास्टोमियर। क्या नाम है? ब्लास्टोमियर। एक बार क्लीवेज, 2 ब्लास्टोमियर। 2 बार क्लीवेज, 4 ब्लास्टोमियर। तीसरी बार क्लीवेज, 8 ब्लास्टोमियर। क्या मेरे को समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। क्या आपने एप्पल काटा है? एक बार एप्पल काटो 2 टुकड़े, दूसरी बार एप्पल काटो 4 टुकड़े।
तीसरी बाल काटो, 8 टुकड़े। क्या एप्पल का साइज बढ़ रहा है? एप्पल का साइज नहीं बढ़ रहा। क्या ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ रहा है? क्या ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ रहा है? हां। क्या ब्लास्टोमियर का साइज छोटा हो रहा है? क्या ब्लास्टोमियर का साइज छोटा हो रहा है? हां सर। तो क्लीवेज क्या है सर? क्लीवेज है कि जायगोट में इंटरनली डिवाइडेशन होते जाना होते जाना होते जाना विदाउट चेंजिंग इट साइज। अगर आप बाहर से देखोगे ना उसको, जब आप बाहर से देखोगे उस जायगोट को, तो वो ऐसा लगेगा कि अभी भी एक ही है। एप्पल को काट के जोड़ दो तो ऐसा लगेगा एक ही एप्पल है। वो तो अंदर ही अंदर से डिवाइड हुआ। अरे एक मकान है, एक मकान है 1000 स्क्वायर फीट का, उसके अंदर 4 कमरे बनाओ या 8 कमरे बनाओ या 2 कमरे बनाओ, बाहर से तो 1000 स्क्वायर फीट का ही रहेगा। अंदर कमरों की नंबर बढ़ती जा रही है तो बढ़ती जा रही है, क्या मकान भी बढ़ता जाएगा? नहीं सर, मकान तो उतना ही रहेगा। उसी तरीके से जायगोट में विद इन अ सेल नंबर बढ़ता जा रहा है सर, लेकिन उसका ओवरऑल साइज क्या नहीं हो रहा? चेंज नहीं हो रहा। उसका साइज चेंज नहीं हो रहा। तो ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए जायगोट है, इस जायगोट ने बहुत सारी क्या बना ली? बहुत सारी क्या बना ली? यहां पर ब्लास्टोमियर बना लिया सर। क्या बना लिया? ये एक सेल का नाम मैंने क्या दिया सर? ब्लास्टोमियर दिया सर। बोलो क्लियर? बोलो। अच्छा ये बताओ कि क्लीवेज चलता जाएगा, क्लीवेज चलता जाएगा तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ेंगे कि कम होंगे? नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे सर। चलिए दूसरा बताइए, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर कम होगा कि ज्यादा? साइज ऑफ ब्लास्टोमियर कम होगा कि ज्यादा? बिल्कुल सर, कम होगा। चलिए भाई, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा कि कम होगा? अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ओवरऑल जो साइज है, ओवरऑल जो साइज थी जायगोट की, बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? अरे सर सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अंदर कोई साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा सर। साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा सर। तो बाहर से देखने पर तो वो हमें बिल्कुल वैसा ही लगेगा। क्या समझ में आया आपको? क्या मैंने सिर्फ टुकड़े करे हैं क्या जायगोट के? हाँ सर, आपने सिर्फ टुकड़े करे हैं, इसलिए मैं क्लीवेज को एक नाम और दे दूंगा, सेगमेंटेशन। तो एक तो नाम हो गया इसका सेगमेंटेशन और दूसरा नाम हो गया। अच्छा एक कहानी सुनाता हूं। एक बढ़िया होता है, बढ़िया समझते हो? बढ़िया, बढ़िया समझते हो? कंजूस। बढ़िया एक कास्ट होती ना, गुप्ता, अग्रवाल, मित्तल, वो मैं भी एक बढ़िया ही हूं। तो बढ़िया कंजूस होते हैं ना। तो एक मेरी तरह कंजूस बढ़िया था। उसने अपने बेटे से बोला कि बेटा जब भी तू सीढ़ियां चढ़े ना, जब भी तू सीढ़ियां चढ़े तो एक स्टेप छोड़ के कदम रखा कर, ताकि चप्पल कम घिसेगी, ताकि चप्पल कम घिसेगी। अब वो भी बढ़िया का छोरा, उसने कहा अच्छा चलो पापा, मैं 2 कदम छोड़ के रखूंगा ताकि चप्पल और कम घिसेगी। और इस चक्कर में उसने अपना पजामा फाड़ लिया, तो नुकसान हो गया। तो सीख क्या मिली हमको? इससे हमको सीख ये मिली कि एक एक कदम ही चलें, जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें हम डाउट पूछें। देखो इमरान का डाउट देखो, साला चप्पल ही क्यों नहीं उतार लेता सर? थोड़ी देर में यूं नहीं बोलते कि पजामा ना उतार ले सर। अरे दुष्टों, ये बोला है कि आप मेरे साथ चलो, है ना? आगे आगे भागोगे तो ये छूट जाएगा, सब आएगा ना। कुछ छोड़ा क्या आज तक? अच्छा ये बताओ, आपने मॉड्यूल पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, कोई पॉइंट छूटा क्या? सारा कवर किया ना? आगे पीछे कहीं ना कहीं कवर होता है। सीक्वेंस तो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि कौन सी चीज आपको कहां समझानी है। बिल्कुल, दुर्घटना से देल भरी। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे से